हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BHIC 133 बुक की तीसरी इकाई को। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो की 2 इकाई ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। 6 दिसंबर से पहले हमारे चैनल पर इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आ जाएंगी। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। चलिए गाइज शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के इस इकाई की। तीसरी इकाई जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्य, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे सभी पॉइंट्स के बारे में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें हमें सिर्फ मध्य क्षेत्रों जो भारत के क्षेत्रीय नाम हैं वो याद रखने और उनमें किन किन का शासक था हमने ये याद रखना है। किस किस राजा ने शासन किया ये याद रखना है, यानी कि शासकों के नाम और राज्य के क्षेत्रों के नाम हमने अच्छे से याद कर लेने हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता भी हम जानेंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना में देखते हैं, कमजोर होती दिल्ली की सल्तनत में क्षेत्रीय राज्यों ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया था, जो कि उनके उदय के कारण सल्तनत के भौगोलिक बिखराव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस इकाई में हम जानेंगे उन्हीं मध्य पूर्वी के मालवा, जैनपुर, असम, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्रों के बारे में जिनका उदय हो रहा था छोटे छोटे राज्यों के रूप में। इस इकाई में हम उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के उदय के बारे में भी जानेंगे, जिनमें कुछ कश्मीर, राजपूताना, सिंध और गुजरात के कुछ क्षेत्रीय राज्य प्रदेश हैं। इसके अलावा हम उपयुक्त राज्यों में यानी कि इन सब राज्यों के विखंडन के अध्यायों के बारे में भी इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि उनका उदय कैसे हुआ, कैसे उनकी प्रभुता बढ़ी और कैसे प्रभुमत्ता को स्थापित करने में उन्हें सहायता मिली, कैसे सफलता मिली। तो 13वीं से 15वीं सदी के दौरान 2 प्रकार के राज्यों का उदय होना आरंभ हुआ। प्रथम वे थे जिनका उदय एवं विकास सल्तनत से स्वतंत्र तौर पर हो रहा था, जैसे कि असम, ओडिशा, कश्मीर। दूसरे वे थे जैसे कि बंगाल, जैनपुर, मालवा, गुजरात जैसे राज्य अपने अस्तित्व के लिए सल्तनत के ऋणी थे। तो सिंधी और राजपूताना लगातार दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से प्रभावित हो रहे थे, कभी कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा और कभी कभी दिल्ली सल्तनत से अलग हो रहे थे। क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण इन्हें सफलता मिली स्वतंत्र होने में। तो ये सभी राज्य निरंतर एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। इन्हीं संघर्षों के कारण कुलीन वर्ग, अमीरों और राजाओं, स्थानीय अभिजात वर्गों ने निर्णायक भूमिका अदा की इन सब कार्यों में। अतः इन क्षेत्रीय शक्तियों में से कुछ दिल्ली सल्तनत के पतन का परिणाम भी थी, जबकि कुछ स्वतंत्र तौर पर विकास भी हुई। कश्मीर राज्य का विकास स्वतंत्र तौर पर हुआ, जबकि गुजरात राज्य का विकास दिल्ली सल्तनत का पतन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसी इकाई में हम जानेंगे उत्तर भारत के विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित समस्त प्रदेशों के बारे में, जिसमें उत्तर में कश्मीर, उत्तर पश्चिम में राजपूताना और सिंध, मुल्तान और गुजरात के मध्य मालवा और जौनपुर, पूर्व में ओडिशा, बंगाल, असम के कामाटा और अहोम क्षेत्र आ जाते हैं। तो दिल्ली और इसके आसपास के इलाके भी उत्तर भारत में ही पड़ते हैं, परंतु इस इकाई में हम उनका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा उद्देश्य क्षेत्रीय राज्यों का विचार करने का है। तो हम दिल्ली सल्तनत में आने वाले क्षेत्रों का वर्णन इसमें नहीं करने वाले हैं। इस इकाई में हम क्षेत्रीय राज्यों को, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके कुलीन वर्ग और कुछ लोगों की भूमिका, राजनीतिक भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत के दक्षिण और दक्कन के चोल साम्राज्यों के पतन के बाद उदय हुआ था। तो क्षेत्रीय शक्तियों की चर्चा नहीं करेंगे, उन क्षेत्रीय शक्तियों की, क्योंकि उनकी चर्चा हम अगले पाठ्यक्रम में करेंगे, जिसका नाम है BHIC 132 की इकाई 5 और 6 में हम पढ़ चुके हैं ये सब पहले ही, तो इसलिए हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं। वहीं यादव और कातिये और मामाबार की चर्चा इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई में दिल्ली सल्तनत के संघर्ष के दौरान हमने कर ली है। और 14वीं शताब्दी के दक्कन दक्षिण में नवीन राजनीतिक संरचनाओं का उदय, अंततः शक्तिशाली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय, इनकी चर्चा हम इसी पाठ्यक्रम में इकाई 5 और 6 में करेंगे, 4 और 5 में करेंगे। इसके अतिरिक्त
यहाँ हम विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक घटना की चर्चा करेंगे। उनकी उनके तहत ही सांस्कृतिक विकास की चर्चा भी हम खंड 4 में करने वाले हैं, ब्लॉक 4 में ही करेंगे इसी बुक में। चलिए गाइस शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्षेत्रीय शक्तियों के आविर्भाव विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे थे। इन क्षेत्रों के बारे में हमने अभी जाना। उत्तर के, कुछ मध्य के, कुछ पूर्व के क्षेत्र थे, तो उन्हीं की शक्तियों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। गहन कृषि को जन्म दिया, गहन बसावट को जन्म दिया और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या दबाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। दो कारणों से सेना के आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शक्तियों में वृद्धि हुई और इसके बाद भौगोलिक विशिष्ट संघर्षों में वंशाई भावी बन चुका था और क्षत्रिय शक्तियों के बीच आविर्भाव में योगदान किया। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक मॉडल के अकॉर्डिंग सगोत्रता, कुल और वंश मुख्य संगठक कारक होते थे। रिचर्ड फॉक्स के अनुसार इन वर्गों में राजनीतिक सत्ता की गारंटी और सुरक्षा के कार्य करते हुए बार बार विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती थी, जिसके केंद्रीय नियंत्रण के संकट में होने के समय ही केंद्रीय सत्ता खंडित एवं कमजोर होती थी। राजपूताना कुल गोत्र संगठन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजपूताना के कुलीन आधार संगठित के सरदार और राजा समान वंशों के छोटे छोटे प्रदेशों पर नियंत्रण किया करते थे और राजपूत सामाजिक संगठन घनिष्ठ रूप से कुल, जाति और वंश के द्वारा आसपास में घुटा हुआ था। उनके प्रभाव क्षेत्र का आधार विवाह द्वारा किया जाता था। उपवंश एक दूसरे प्रदेशों में बस जाने के हुआ करते थे। एक वंशीय कुल संगठन कई राजनीतिक और सैन्य जिम्मेदारियां निभाते थे, जो राजस्व वसूली और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते थे। राज्यों को वैधता भी प्रदान करवाते थे। तो तैमूर के आक्रमण के पश्चात केंद्र में उत्पन्न रिक्तता ने इन सरदारों और राजाओं को स्थानीय स्तर पर गहरी जड़ें जमाने का अवसर दिया। इस प्रकार 13वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य परिस्थितियों का लाभ अपने हित में उठाने वाली शक्ति केंद्रों पर मध्य आपसी लड़ाइयां आरंभ हुई। क्षत्रिय राज्य साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्षेत्रीय राज्य साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले सके, यानी कि क्षेत्रीय जो राज्य थे वो कभी साम्राज्य क्यों नहीं बन सके? तो इसका कारण रहा अधिप्रादेशिक क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में बने रहना। अखिल भारतीय शक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए थे। स्वार्टजबर्ग के शब्दों के अनुसार कपितीय भू राजनीतिक, संरचनात्मक और पारिस्थितिक कारण थे। पहला था जो कि उनका परिधि में स्थित होना। गुजरात, कश्मीर, राजपूताना, सिंध, उड़ीसा, असम, बंगाल मुख्य दर्जा प्राप्त करने वाले लिहाज के साम्राज्य हृदय स्थल में स्थित नहीं थे। पहाड़ी भूभाग के भी उनके क्षेत्रीय विस्तार के मार्ग में बाधा थे और कश्मीर अपना विस्तार मुख्य रूप से अगम्य पहाड़ों की वजह से नहीं कर सका। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में प्रमुख भारतीय रेगिस्तान की शुष्कता ने सिंध और राजपूताना को राज्य विस्तार से रोक दिया और इसके अलावा मालवा और जौनपुर मध्य भारत में स्थित होने के कारण अत्यंत उर्वर मैदान थे, तो खुली सीमाओं विद्रोही राज्यों से घिरी हुई थी, तो इसकी वजह से वो भी राज्यों का विस्तार नहीं कर पाए। क्षेत्रों की मुख्य विशेषता नियंत्रित युद्ध की स्थिति और विस्तार में बाधा थी। अन्य समस्याएं थी जो वो थी राजस्व स्रोत में कमी, जिसके कारण आगे और विस्तार एवं मजबूती प्रदान करना, बड़ी सेना रखना असमर्थ थे। तो ऐसी सेनाओं के लिए उनको सीधे नियंत्रण में बहुत छोटा भाग होता था, जिसका राजस्व सीधा राजकोष में जाता था। उन्हें अपनी आय और सशस्त्र युवक होते थे, जिनका राजस्व सीधे राजकोष में ही जाता था। तो सशस्त्र सेवकों की आपूर्ति के लिए बिचौलियों एवं सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। यही नहीं, राजस्व जमाकर्ता कर निर्धारण में टोल-मटोल करते रहते थे। अधीन सरदारों भी विद्रोह कर देते थे कई बार। तो आप पाएंगे कि जैसा कि अगले भाग में पढ़ेंगे, मालवा गुजरात के बीच की परिधीय क्षेत्र
कि ये करदाता सरदार अक्सर मौके अनुसार मालवा और कभी गुजरात को समर्थन देते थे, तो राजपूता और अखिल भारतीय दर्जा प्राप्त करने में बहुत बड़ी जो भूमिका थी, वो बहुत बड़ा जो कारण था ये रहा था। गुजरात और बंगाल के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों के स्थल रुद्र समुद्र संबंध विच्छेदन होने वाले सामुद्रिक वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के अवसर प्राप्त नहीं हुए। इसके फलस्वरूप उनकी आयों में कमी आई। विस्तारवादी नीति हेतु आवश्यक अतिरिक्त स्रोतों के लिए उनके पास बहुत कम संभावनाएं थी। तो मध्य और पूर्वी भारत में कौन कौन से कारण रहे, जान लेते हैं। तो जो सुल्तान के पतन में मालवा स्वतंत्र राज्य का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। मालवा ने तुगलक गवर्नर दिलवावर खां गोरी ने सन 1401 से 2 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, स्वयं को मालवा का राजा घोषित कर दिया और इसके बाद श्योर नोमदोही, चेंदरी और निमयाड़ जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर सीमाओं का प्रचार किया। और इसके बाद दिलावर खान ने अपनी पुत्री का विवाह खानादेश के मालिक राजा फारूकी के बेटे अली शेर खालजी के साथ कर दिया। फारूकी की बेटी का विवाह अपने पुत्र अलप खां के साथ। इन वैवाहिक संबंधों द्वारा उनके अपने राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने में मदद मिली। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए उसने सफलतापूर्वक मालवा को आक्रमण से बचाया, लेकिन शीघ्र ही 1406 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण मालवा गुजरात के शासक मुजफ्फर की साम्राज्यवादी अभिलाषाओं का शिकार हो गए। लेकिन 1408 में होशंग शाह ने मालवा की सत्ता पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसने शीघ्र ही खेरल और गगनौर पर अधिकार कर लिया। उसकी दृष्टि ग्वालियर पर भी लगी, लेकिन मुबारक शाह की शक्ति को महसूस करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा नुकसान पहुंचा। उसके बाद वो अपनी सेना को लेकर वापस लौट गए। होशंग शाह ने कपिली के मुसलमान शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कापली का उपयोग जौनपुर मालवा तथा दिल्ली मालवा के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में किया जा सकता था। तो इसी तरह उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह अयोग्य साबित हुए। तो मोहम्मद शाह के 1 वर्ष के पश्चात ही शासनकाल में मालवा का दरबार आंतरिक षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। इसके बाद गंभीर परिणाम साबित हुए। इसकी अंतिम परिणति उसकी हत्या हुई। यह हत्या उसके ही कुलीन वर्ग के सदस्य मोहम्मद खलजी द्वारा कर दी गई थी। इस तरह गौरी शासन का स्वयं ही अंत हो गया और महमूद खलजी की स्वयं की स्थिति को पुराने गौरी अमीरों द्वारा चुनौती दी गई। महमूद खलजी ने आरंभिक में तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया और उनको इतके और उच्च पदों प्रदान किए, लेकिन वह उनका समर्थन प्राप्त न कर सके। उसको उच्च कुलीन द्वारा किए गए अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, अतः उसने इन विद्रोही कुलीनों की समस्या का सफलतापूर्वक हल कर लिया। अपनी आंतरिक स्थितियों को सुदृढ़ करते हुए महमूद खलजी को अब अपने राज्य के प्रचार करने का समय प्राप्त हुआ। मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राणा कुंभा के अधीन मेवाड़ सीमावर्ती राजपूताना राज्यों के अपने अधीन करने के मेवाड़ के साथ मिलने की नीति का अनुसरण किया। इससे मालवा के लिए प्रत्यक्ष तौर पर खतरा पैदा हुआ। महमूद खलजी को शक्तिशाली राणा का सामना करना पड़ा। राणा कुंभा ने होशंग शाह के पुत्र उमर खां को वायदा किया था कि महमूद खलजी के स्थान पर मालवा की गद्दी पर उसको बैठाएगा। तो सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खलजी को पराजित कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में महमूद खलजी को रणमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ में फैली अराजकता का लाभ उठाया।
महमूद खलजी ने रणमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ में फैली अराजकता का फायदा उठाया और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1442 में इसके बाद वन माता के मंदिर को नष्ट कर दिया। बिना कुछ विशेष प्राप्ति के वापस लौट गया। तब महमूद खलजी ने राणा कुंभा के विद्रोह पर हर वर्ष आक्रमण किया। महमूद खलजी के गरगोन पर 1444 में मंडलगढ़ और 1497 में और गरगोन पर 1444 में अधिकार कर लिया। लेकिन राणा कुंभा अपने क्षेत्र की एकता को बनाए रखना और उसके ठीक प्रकार से सुरक्षा करने में सफल रहा और संघर्ष बिना किसी विराम के अनवरत चलता रहा। मालवा एवं जौनपुर के बीच संघर्ष के मुख्य कारण कालपी था। होशांग शाह अपने भतीजे जलाल खां को कालपी की सत्ता प्राप्त कराने में पहले मदद दे चुका था, लेकिन जलाल खां की मृत्यु के बाद नासिर खां जहां कालपी का शासक बना, परंतु महमूद शर्की ने उसको बाहर खदेड़ दिया और उसके बाद इस कारण से जौनपुर का कालपी पर नियंत्रण बढ़ने लगा। महमूद खलजी ने इसको पसंद नहीं किया और इसके परिणाम स्वरूप 1444 में दोनों के बीच संघर्ष हुआ। अंततः एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। महमूद शर्की कालपी को खान जहां को देने को तैयार हो गया और इसके कारण जौनपुर तथा मालवा के बीच मधुर संबंध कायम हुए। गुजरात में दूसरी अन्य शक्ति थी जिसका सामना मालवा को करना पड़ा। यहाँ तक कि मुजफ्फर गुजरात एक बार होशांग शाह की कैद करने में सफल हो चुका था। अहमद शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गुजरात की स्थिति को कमजोर हो जाने पर महमूद खलजी को सुल्तानपुर और नसरुल्लाह के अधिकार का अवसर प्राप्त करवा देता है। जिस समय महमूद खलजी गुजरात के विरुद्ध अभियान पर था, ठीक उसी समय महमूद गुजराती की मृत्यु हो गई। तो उत्तराधिकारी सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद खलजी के साथ संधि कर ली। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रादेशिक सीमाओं का सम्मान करने में सहमत हुए। दोनों इस बात के लिए भी सहमत हुए कि मेवाड़ में अपनी अपनी स्वतंत्रता नीति का अनुसरण करेंगे, परंतु अन्य क्षेत्रों में दोनों की मध्य इस तरह के समझौते नहीं थे। महमूद खलजी ने बहरमनी राजनीति पर हस्तक्षेप किए बिना महमूद बेखाड़ा उससे कठोरता से निपटा और उसके बाद महमूद के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गया शाह ने विजय की अपेक्षा सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान दिया। मेवाड़ के राणा के साथ संक्षिप्त संघर्ष के अलावा यह गयासुद्दीन का शासनकाल अपनी नीति फलस्वरूप अंत तक शांतिमय रहा। सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय की मृत्यु के बाद खलजी वंश का अंत हो गया। तत्पश्चात आगे के 3 दशकों से लेकर 1562 तक मुगलों के मालवा को अपने अधीन करने तथा मालवा शुरुआती अफगानों के मध्य संघर्ष का केंद्र बिंदु बना रहा। बहादुर शाह द्वारा मालवा को 1531 में अपने अधीन कर लिया गया तथा बाद में मुगलों और अफगानों के मध्य संघर्ष चलता रहा। जौनपुर की बात करें तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और उस समय की गई थी जबकि वह दूसरे बंगाल अभियान पर था। यह शहर सत्ता का एक मजबूत केंद्र रहा। शीघ्र ही इसका विकास कुछ ही समय में दिल्ली सल्तनत के समांतर प्रतिभागी नगर के रूप में हुआ। फिरोज शाह तुगलक के एक अमीर मालिक सरवर ने फिरोज के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के बीच संघर्ष का भरपूर फायदा उठाया। सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन वह वजीर के पद तक पहुंचा। मलिक सरवर ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि के साथ पूर्व जिलों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली का राज्य बिखर गया। सरवर ने
इस अवसर का लाभ उठाया और जौनपुर के स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य की सीमाओं को कौल, संभल और मैनपुरी में स्थित रापरी तक प्रसारित कर दिया और उस अभिलाषाओं के साथ जौनपुर का दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, मालवा के साथ कड़ा संघर्ष हुआ। यद्यपि इन संघर्षों में उसे सफलता प्राप्त न हुई, लेकिन जाजनगर और ग्वालियर के शासकों को अपने अधीन कर लिया। उत्तराधिकारी उसके पुत्र मुबारक शाह सर्की को अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का शायद ही समय प्राप्त हुआ हो, लेकिन छोटे भाई उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह सुर्की ने प्रभावशाली ढंग से अपने राज्य का प्रचार किया। इस संबंध में उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कनौज पर थी। इस समय कनौज मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन था और इस समय उसके सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि आ चुकी थी और आगामी उपलब्धियों के मार्ग प्रशस्त हो गए थे। 1407 में उसने दिल्ली पर अधिकार करने की इच्छा से आक्रमण किया और आरंभिक सफलता के बावजूद उसका प्रयास असफल रहा और गालपी पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और गालपी के शासक कादिर खान उसके लिए लगातार समस्या पैदा करता रहा। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम इब्राहिम बंगाल के शासक गणेश की प्राचीन की। उसने शासन के अंतिम वर्षों में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके आसपास के कुछ प्रगणों पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक को अंततः उसे समझौता करना पड़ा और सुल्तान अपनी पुत्री बीबी हाजी का विवाह इब्राहिम के जोश और पुत्र मोहम्मद खां से कराने के लिए सहमत हुआ। इब्राहिम की शक्तिशाली सफलताओं ने जौनपुर राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और इब्राहिम को सिराज-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। इब्राहिम के उत्तराधिकारी मोहम्मद सर्की, महमूद सर्की तथा हुसैन सर्की शासनकाल की दिल्ली सल्तनत के साथ लगातार संघर्ष करते रहे। अंततः बहलोल लोदी ने 1483 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया और मुबारक लोही के अधीन कर दिया। हुसैन शाह ने अपने इसको पुनः प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। अंततः बहलोल ने अपने पुत्र बरबख्श शाह को जौनपुर के सिंहासन पर बैठा दिया और इस तरह सर्की शासनकाल का भी अंत हो चुका था। अब बात कर लेते हैं बंगाल की। तो बंगाल में काफी दूर तक स्थित था और भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही दिल्ली सल्तनत द्वारा अपना कड़ा नियंत्रण रख पाना काफी मुश्किल था। तो राज्य के गवर्नर ने इसकी दूरी का पूरा लाभ उठाया, केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया और शासकगण की अन्यत्र शासन पर व्यस्त होते तब इस क्षेत्र के कुलीन वर्ग के लोगों को स्वतंत्र शासकों के रूप में कार्य करने लगते। पहले भी 1225 में इल्तुतमिश के समय में अपनी सत्ता को स्थापित करने में बंगाल के विद्रोही को कुचलने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। बंगाल पर दिल्ली के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए बलबन के पुत्र बोरक खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बोरक खां ने बलबन की मृत्यु के पश्चात स्वयं को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन का दावेदार प्रस्तुत करने के लिए बंगाल का शासक बने रहने का निर्णय लिया और बाद में हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने लखनौती की ओर सैन्य अभियान के लिए प्रस्थान किया, लेकिन महमूद तुगलक के समय में बंगाल की प्रति अधिक प्रभावशाली नीति का अनुसरण करते हुए मोहम्मद तुगलक ने वफादारी समर्थकों को लखनौती, सोनार गांव तथा संत गांव का गवर्नर नियुक्त किया। इससे शक्तिशाली गुटों के मध्य संतुलन स्थापित करने में सफलता मिली। इसी कारण स्थानीय प्रभावशाली तत्वों की शक्तियों को कम करने में मदद मिल जाती है। बंगाल की 2 शक्तिशाली वंश थे, जिनमें से अलियासी शाही और हुसैन शाही। बीच के छोटे अंतरालों के राजा गणेश और अबिसिनियाइयों की शक्ति अधिग्रहण हुई और बंगाल में शेरशाह सूर और हुमायूं के आक्रमणों का शिकार भी हुआ था। पिलशाही शाह, जो कि मोहम्मद तुगलक का अमीर था, दिल्ली
में उसका मतहत रहा और इलियासी शाही वंश की स्थापना की। इलियासी शाह बंगाल का शक्तिशाली शासक बनकर उभरा और सिकंदर ईशानी की उपाधि धारण की। एक बार फिर सुल्तान फिरोज तुगलक को सिकंदर शाह की शक्ति को दबाने के लिए सैन्य अभियान लेकर जाना पड़ा और फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सल्तनत इतने कमजोर हो गए कि बंगाल के विद्रोही शासकों को अपने अधीन न रख सके। बात कर लेते हैं गयासुद्दीन शाह की हत्या के बाद बंगाल के आंतरिक अराजकता फैल गई थी और संघर्षों को दोहरे संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद इली शाह के वंशजों ने नसरुद्दीन उबल मुजफ्फर महमूद सत्ता में आ जाने के बाद सभी मामलों उचित स्थिति में आ गए थे। उसके बाद जाजनगर शासकों कपिलेंद्र देव ने आक्रमण का सामना किया। उसके बाद राजधानी गौड़ को पुनः स्थापित करने के बाद फिरोजाबाद स्थानांतरित किया गया था। प्रचार के कार्य अबीसीनिया के गुलाम सैनिकों ने निर्णायक भूमिका अदा की और इसके बाद बर्बक के द्वारा उनको संरक्षण दी जाने की नीति घातक सिद्ध हुई। सेनापति सैफुद्दीन फिरोज ने बंगाल की सत्ता पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसको स्थिति को सुदृढ़ करने की नीति असफल रही। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और हुसैन शाही वंश की स्थापना की। अबीसिनियानों के गुलाम पर नियंत्रण स्थापित करने की सफलता प्राप्त की। एक गहन पार्श्ववादी नीति का अनुसरण किया और शासनकाल के दौरान बंगाल की सीमा उत्तर पश्चिम में सहरन और बिहार तथा दक्षिण में सिलहट और चटगांव तक और उत्तर में होजा और दक्षिण पश्चिम में मंदरान तक फैल गई थी। सुल्तान सिकंदर लोदी के शक्तिशाली आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जौनपुर के शासक हुसैन शाह को शरण भी दी। बाद में आक्रमण न करने की संधि पर हस्ताक्षर हुए। हुसैन शाह ने इस तरह की भगोड़ों को शरण न देने का वचन दिया। शेरशाह सूर के हाथ गौड़ के पतन के साथ गौरवशाली हुसैन शाही वंश के शासन की भी अंत हो जाता है। इसके साथ ही अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद शाह IV की मृत्यु 1539 में हो जाती है। ये हमने पढ़ लिया बंगाल का। असम के बारे में जान लेते हैं। मध्य असम में कायोतर नदी की घाटी के साथ ही संपूर्ण ब्रह्मपुत्र की घाटी और उत्तर पूर्व की मयूसी पहाड़ियों पर्यटक भूमि का संपूर्ण इलाका आता है। यहाँ पे पूर्व की ओर ब्रह्मा राज्य की सीमाएं लगती थी। तो इसके अंदर सभी क्षेत्र आ जाते थे 13वीं और 15वीं सदी में। असम के अंदर चुटिया, अहोम, कोची, दिमासा, त्रिपुरी, मणिपुरी और खासी जैंत्रिया आ जाता है। इसके अलावा हमें इसके क्षेत्रों में कामाठा, कामरूप इसकी राजधानी थी उस समय में। बिहार जिला भी इसके अंदर ही आ जाता है आधा। इसके अलावा तभी से इसको कामाठा के रूप में देखा जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने कामरूप पर आक्रमण किया था और अभियान को त्रसादी स्थापित हुआ था। उसकी सेना ने पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। वहां पर जाकर उसकी सेना गयासुद्दीन ख्वाजा ने भी कामरूप पर अधिकार करने का प्रयास किया था। उसका भी राय पृथक के हाथों वही हर्ष हुआ जो बख्तियार खिलजी का हुआ था। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने राय पृथु की शक्ति को कुचलने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 1255 में मालिक हुजैब ने कामरूप पर आक्रमण किया और बाद में उसका भी वही हाल हुआ जो बख्तियार खिलजी का हुआ था। उसकी सेनाएं शीघ्र ही शक्ति विहीन हो गई थी।
कामरूप राज्य सदैव ही अहोम साम्राज्यवादी योजना का शिकार होता रहा है और इसके बाद भी बंजूरी साहित्य में कामोटा के शासक सिंध राय के विरुद्ध अहोम राजा सुकाफ की सफलता का वर्णन मिल जाता है। अहोम के राजा सिंध राय के सफोका की अधीनस्था को स्वीकार कर लिया, लेकिन उत्तराधिकारी पृथ्वीध्वजा ने नहीं किया। फिर कामोटा राज्य पर आक्रमण हुआ। फिर से एक लंबी लड़ाई के बाद भारी नुकसान के बाद प्रतापध्वज ने शांति के लिए सुलह की और सुखागफा के साथ अपनी पुत्री रजनी का विवाह कर दिया। चचेरे भाई धर्म नारायण को दुर्लभ नारायण के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ इन दोनों में। उसके बाद प्रारंभ में भय्यूर सरदार में विद्रोह असफल रहा, क्योंकि दुर्लभ नारायण और अरिमता की शक्ति इनसे कहीं अधिक थी। इसके बाद में अरिमता की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी भय्यूर सरदार प्रतिहार के सामना करने के लिए कमजोर हो चुकी थी। तो 15वीं शताब्दी के मध्य राजा पृथ्वी ने वंश को भूयान सरदारों के खयान वंश द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया। नीलध्वज ने इस एक नए वंश की स्थापना की। नीलहंबर खयान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। उसने अपने राज्य की सीमाओं को कारातोया से बार नदी तक बढ़ा दिया था। अबिसिनियाई गुलामों ने बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी और नीलांबर ने उसका लाभ उठाते हुए बंगाल के उत्तर पूर्वी भाग पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने नीलांबर की शक्ति को कुचल दिया और इसी के साथ खयान वंश का अंत भी हो गया। अहोम की बात करें तो अहोम में भी कुछ इसी तरह हमें देखने को मिलता है। माओसान होते थे उस कबीले के सरदार, जिनका उसके ऊपर अधिकार था। मयोंग नामक प्रदेश और यूनान को छोड़कर अत्यंत ऊपरी असम दिखाओ घाटी में अंतिम तौर में बस गए थे। उन्हें चारयार देव को अपने राज्य की राजधानी बनाए। मयाओसान कबीले का सुकाफा प्रथम अहोम शासक था। उसने चुटकिया, मोरान, बहोरिया, नागाओं, कचरियों तथा कमाडाओं को अपने अधीन कर लिया था। उसके पुत्र सत्युफा ने कमचुरियों को पराजित कर दिया और अपने प्रभुत्व क्षेत्र को दक्षिण और ब्रह्मपुत्र के किनारों कालिंग शासक संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी के सर्वोच्च शासक बन गए थे। सुका गालोव की मृत्यु के बाद रिक्तता पैदा हो गई थी। फलस्वरूप राज्य 3 बार राजा के बिना रहा था। इसके शासन काल सुदंगफा के शासनकाल में स्थायी स्थिति पैदा हुई। इसके शासनकाल में कामोटा शासक संघर्ष करते रहे और राज्य की सीमाएं उत्तर में पटायक और उत्तर पूर्व में कराट नदी तक पहुंच गई थी। सुदंगफा ने शासनकाल में स्थापित सीमाएं संपूर्ण 15वीं सदी तक ऐसे ही बनी रही। अहोम शासनकाल के अन्य महत्वपूर्ण पहलू बिसवर और सिंध के अधीन कोचा का संघर्ष था। इसके अलावा अहोम राजनीति की कुलीन वर्ग भी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। मूल साहित्यकार को सूफा के साथ वे बुरागोहीन और बुरागोहीना थे। तो सिहुमांग द्वारा ब्रापात्र गोहीन को शामिल कर लिया गया था। ये पात्र मंत्री का निर्माण किया गया था। 5 सलाहकारों की समिति थी ये। इनमें से प्रथम 3 का पद वंशानुगत तथा स्थायी था और 2 चुने जाते थे। ओडिशा की बात कर लेते हैं। तुर्क के आक्रमण के समय ओडिशा पूर्वी गंगा शासकों के अधीन था। इसके बाद तबकात ए नासिर के वृत्तीय अनुसार खलजी ए महमूद और अहमद भाइयों का जजानगर पर ठीक अपनी मृत्यु के पूर्व में आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। जाजनगर के शासक राजा राज
तृतीय था। अगला आक्रमण गयासुद्दीन इवाजा के नेतृत्व में हुआ। सत्ता सुदृढ़ होने के तुरंत बाद हुआ था और तबाका ए नासुर में इवाजा की सफलता की प्रशंसा की गई है। चटेश्वर अभिलेख के अनुसार इस संघर्ष में अनभिज्ञ तृतीय की विजय हुई है। ऐसा प्रतीत होता है इन विजय का आक्रमण को रोक दिया होगा। नरसिम फर्स्ट इख्तियारुद्दीन युजबेक के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। युजबेक को अपने प्रथम 2 आक्रमणों में सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन बाद में विफलता का मुंह देखना पड़ा था। भानुदेव के शासनकाल में गंगा राजाओं की शक्ति कमजोर होने लगी थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने पड़ोसी राज्यों के ओडिशा पर आक्रमण शुरू हो गए थे। इसी तरह अंत तक राजा प्रतापी रुद्रदेव ने अपने आधिपत्य के लिए वापस लेने का प्रयत्न किया, लेकिन वह उदयगिरि और कोंडवा और अन्य किलों को वापस जीतने में सफल रहा। उसने प्रतापी रुद्र के बेटे वीरभद्र को भी पकड़ लिया। उसने विजयनगर की राजधानी में आत्महत्या कर ली, जिसके कारण प्रतापरुद्र को मजबूरन 1519 में संधि करनी पड़ी और कृष्णा नदी दोनों राज्यों के मध्य सीमा बन गई। और उसने कृष्णदेवराय को अपनी बेटी से विवाह भी करवा दिया और 1540 में उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की एकता को कायम नहीं रख पाए। शीघ्र ही सूर्यवंशी शासन का भी अंत हो गया 1542 ईस्वी में। तो इसी के साथ ये मध्य भारत की कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उत्तर एवं पश्चिम भारत के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।